Hello student, welcome to the first lecture of nitrogen family. We are in a chapter of p block elements, and in this lecture we are going to start with group number 15, that is nitrogen family or nitrogens. Now basically we have already completed our group number 13, that is boron family, and group number 14, that is carbon family. So in this lecture we are going to start with the introduction in the physical chemical properties of nitrogen family. ये ग्रुप थोड़ा सा बड़ा है स्टूडेंट्स, इसके नोट्स आप अच्छे से प्लीज मेंटेन करके रखिएगा। पी ब्लॉक में सबसे बड़ा ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन के भी कंपाउंड्स, उनके ऑक्साइड्स, फॉस्फोरस के भी कंपाउंड्स, उनके ऑक्साइड्स, और उसके ऑक्सी एसिड्स के बारे में, नाइट्रोजन के भी सेम ऑक्सी एसिड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। फॉस्फोरस के जो हलाइड्स है उनके बारे में भी डिस्कस करना है, और फॉस्फोरस के जो अलोट्रॉप्स है उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है वो थोड़ा बड़ा है मेरे हिसाब से, अप्रोक्सीमेट मैंने जहां तक कैलकुलेट किया है 10 प्लस लेक्चर्स लगेंगे इसमें, बट एक एक चीज मैं डिटेल में कवर करूंगा। अगर आपके नोट्स अच्छे से मेंटेन किए हुए और जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा लास्ट में सॉल्व करने के लिए, अगर वो आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपका ग्रुप नंबर 15 बहुत ईजी हो जाएगा। सो द ओनली थिंग व्हाट आई रिक्वायर फ्रॉम योर साइड इज प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ द नोट्स। कलर पेन यूज करिए, भले आपको थोड़ा सा और लगे कि अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, बट स्टूडेंट्स आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब आपके नोट्स अच्छे से लिखे हुए होंगे विद प्रेजेंटेशन तो आपको पढ़ने का मन करेगा। एंड इनऑर्गेनिक में ओनली की टू सक्सेस इज रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। उसके अलावा आपका इनऑर्गेनिक नहीं होने वाला है। आपको कितना भी अच्छा कोई भी सर सिखा दे, बट आपको चीजें बार बार रिवाइज करनी ही पड़ेगी, बिकॉज वो टाइम के साथ आप भूलने लगोगे स्टूडेंट्स। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the introduction and the physical chemical properties of nitrogen family. So let us start the lecture, students. If I talk about the introduction of group number 15, that is nitrogen family. तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो हम लोगों को पता ही है कि इसमें नाइट्रोजन इज द स्टार्टिंग एलिमेंट बिकॉज नाइट्रोजन फैमिली है। सो मैंने आपको मेमोरिक भी बताया था, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट, और लास्ट में क्या आता है मॉस्कोवियम एमसी, राइट ना स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें इनके नाम की, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन, खाली नाम बता रहा हूँ, आगे बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करें सेकेंड एलिमेंट की, तो फॉस्फोरस, ये है आपका आर्सेनिक, ये है आपका एंटीमनी, ये है बिस्मथ, एंड लास्ट वाला जो है वो है मॉस्कोवियम। ठीक है ना, ये एक मैनमेड एलिमेंट है मॉस्कोवियम, दिस इज मैनमेड। दूसरी बात, इट इज रेडियो एक्टिव, इट इज रेडियो एक्टिव, एंड डेफिनेटली अगर ये रेडियो एक्टिव है तो इसका हाफ लाइफ भी कुछ होगा। इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है, जो मैंने आपको फ्लेरोवियम के बारे में भी बताया था, उसके लिवरमोरियम के बारे में भी बताया था, इसका जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है वो है 290। क्या है 290, जिसका एटॉमिक मास कितना है 490, और इसका जो हाफ लाइफ है वो है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना 0.65 सेकेंड्स। 0.65 सेकेंड, अभी 0.65 सेकेंड्स में तो ये क्या हो जा रहा है बच्चों, हाफ हो रहा है, तो अभी इसको पढ़ेंगे कैसे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना। नाउ बिस्मथ है से नाइट्रोजन, तो हम लोग बेसिकली इन सब के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, बिस्मथ, मॉस्कोवियम के बारे में आपको याद जरूर रखना है बच्चों इन्फॉर्मेशन। ये देखो जो मैंने हाफ लाइफ दिया है, आप याद रख सको तो रखो, बट अगर नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज इतना तो याद रखिए कि ये मैनमेड और एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इसमें क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, बिकॉज सपोज इन केस अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी मॉस्कोवियम, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 15 मॉस्कोवियम जो है वो क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया है। जनरली मैंने देखा है बहुत बार ऐसे एलिमेंट्स को नहीं लिखा जाते हैं, वो UUN UUT ऐसे करके लिख देते हैं, बट स्टूडेंट्स अभी इन सबके नाम भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में स्पेसिफाइड है, सो प्लीज डू रिमेंबर द नेम्स आल्सो। ठीक है, जनरली मैंने देखा है बिस्मथ तक ही बता दिया जाता है। मैं खुद बोलूंगा कि हम लोग बिस्मथ तक ही पढ़ेंगे, बट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स में एक एक चीज कवर होनी चाहिए।
तो फर्स्ट हो गया एलिमेंट्स प्रेजेंट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर ऑकरेंस। अगर हम लोग बात करें ऑकरेंस की बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बोला था सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन किया जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज तो अगर हम लोग देखने जाए हर एक एलिमेंट के बारे में तो फिर एक ग्रुप के ऊपर एक बुक बन जाएगा बच्चों। सो प्रैक्टिकली हमारे लिए सिर्फ याद रखना फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ही इंपॉर्टेंट है, और उनका ही अबंडेंस एक्चुअली नेचर में ज्यादा होता है, तो हम लोग डिस्कस भी इनके बारे में ही करते हैं, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट ऑकरेंस, नाइट्रोजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन जो है फ्री स्टेट में भी मिलता है एंड कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट में डेफिनेटली N2 है, और सबको पता है कि 75% बाय वॉल्यूम है, 78% बाय वॉल्यूम है, 75% बाय मास है, ठीक है। तो N2 हो गया एटमॉस्फेयर में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो कंबाइंड फॉर्म तो बच्चों बायो स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, इनफैक्ट सबको पता होना चाहिए भैया साइंस स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। उसके बाद में अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स, ठीक है ना, दे आर नथिंग बट अल्फा अमाइनो एसिड्स के चेन ही होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद में प्रोटीन्स के बाद में इवन एग में भी प्रेजेंट, सॉरी एग में तो फास्फोरस हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है कंबाइंड फॉर्म में और कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज NaNO3, NaNO3 हो सकता है, और KNO3 जो मैंने आपको मेटलर्जी में भी सिखाया था। NaNO3 जो है इसका नाम क्या है, यस बोलो, चिली सॉल्टपेटर। उसके बाद में नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं, इंडियन सॉल्टपेटर। ये बहुत बार MCQ में पूछा जाता है, इसलिए मैं यहीं पे सिखा देता हूँ, करेक्ट। चलो आगे बढ़े। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो ये हो गया उनके ऑकरेंस के बारे में, ठीक है। इवन नाइट्रेट्स के फॉर्म में भी होता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में भी ये होता है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जनरली जो है वो कंबाइंड फॉर्म में ही मिलता है, बिकॉज फ्री फॉर्म जो है कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होता है। जैसे व्हाइट फास्फोरस बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ नो डाउट ब्लैक फास्फोरस जो है वो कम रिएक्टिव है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट वो भी एक एग्जांपल है। फ्री स्टेट में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो एक एलोट्रॉप है P4 ब्लैक फास्फोरस वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। बट व्हाइट फास्फोरस जनरली ये सब कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इनके बारे में डिटेल में हम लोग हर जब फास्फोरस स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें कंबाइंड फॉर्म में कहाँ कहाँ मिलता है, तो बच्चों इट इज फाउंड इन एग आल्सो, एग में होता है। उसके बाद मिल्क में भी होता है फास्फोरस। उसके बाद और जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं वो है एपेटाइट फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। एपेटाइट फैमिली, एपेटाइट फैमिली का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो Ca9PO4 6 CaH2 होता है, जहाँ पे X जो है वो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है। X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन और OH हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इन केस अगर इट इज फ्लोरीन तो इट विल बी Ca9PO4 6 टाइम्स CaF2, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट। अगर यहाँ पे OH है तो इसको हाइड्रोक्सी एपेटाइट या फिर हाइड्रोक्स एपेटाइट भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी और हाइड्रोक्सिल भी चलेगा, एपेटाइट, हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। तो बच्चों ये मैंने ऑकरेंस के बारे में बताया, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा ज्यादा, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है। अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक की, एंटीमनी की, बिस्मथ की, तो दे आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, दे आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म एज सल्फाइड्स, एज देयर सल्फाइड, जैसे AH2H3, ठीक है ना, Sp2H3 Bi2H3 ये सब के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो हमने एलिमेंट्स पढ़ लिया, उसके बाद में ऑकरेंस पढ़ लिया। थर्ड अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करें तो वो हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 की, तो स्टूडेंट्स इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 15 है तो NH2 NP3 होना चाहिए। क्यों, 15 जो भी पीछे का नंबर रहेगा वो इन दोनों का टोटल करके होना चाहिए। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 15 ग्रुप, बराबर है। सो नाउ यू टेल मी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स इज NH2 NP
3 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग एलिमेंट्स वाइज लिखने जाएं, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट मॉस्कोवियम, करेक्ट ना। नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट मॉस्कोवियम। मेरा जो लिमोनिक्स है वो यहाँ तक है, मैंने इसको अलग से याद रखा था, नो फ्लेवर मेक्स लिवर टेस्टी ओ गॉड, ठीक है ना। चलो इसके अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये होता है 7, ये कितना हो जाएगा 15, करेक्ट ना। हम लोग ने कितना ऐड किया, 8 ऐड किया, फिर आप कितना ऐड करोगे 18 ऐड करो कितना हो जाएगा 33, 33 में वापस 18 ऐड करो, 33 में 18 ऐड करोगे तो 50 कितना हो जाएगा, 18 ऐड करो 51 हो जाएगा, 51 ही हो जाएगा ना। 18 ऐड किया 33 में, 18 ऐड करोगे तो 51 हो जाएगा। 51 में अभी 32 ऐड करो, अगर आप 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 83 और इसमें 32 ऐड करो तो 115, करेक्ट 115 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है यहाँ पे जो है वो है हीलियम, यहाँ पे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड रेडॉन, करेक्ट। चलो एटॉमिक नंबर बताओ हीलियम का, इट इज 2, ये सबको आना चाहिए अभी, 10, ये कितना 18, ये 36, ये 54 और ये 86। चलो स्टार्ट करें। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड है तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सो इट इज 2s2 2p3, ऐड करके चेक करो 2 + 2 4 + 3 7 आ रहा है। नेक्स्ट इट इज 3s2 3p3, 3s2 3p3 ऐड करो 10 + 2 12 + 3 15 बराबर आ रहा है। फिर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या आएगा 4s2 4p3, 18 + 2 20 + 3 23 हो गया, 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब d ऑर्बिटल, और d ऑर्बिटल मतलब पेनल्टीमेट शेल, वन टाइम इनर, तो यहाँ पे 3d10 आ जाएगा बच्चों। उसके बाद में एंटीमनी की बात करें तो 5s2 5p3 हो जाएगा, 36 + 2 कितना होता है 36 + 2 38, 38 + 3 38 + 3 इज 51, तो 10 का डिफरेंस आना चाहिए, 10 का डिफरेंस आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 4d10 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6s2 6p3, ये तो कंफर्म होगा ही, 54 + 2 इज 56 + 3 59, तो डेफिनेटली कितने का डिफरेंस आ रहा है 24 का डिफरेंस आ रहा है, तो 24 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली डी भी होगा और एफ भी होगा। समझ में आ रहा है कि सो गए सब लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा 5d10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 4f14, करेक्ट। चलो अगर मैं बात करूँ 54 + 14 कितना हो जाएगा 68, टोटल करना आता है सबको, 68 + 10 78, 78 + 2 कितना 80, 80 + 3 83 बराबर जा रहा है। तो लास्ट वाले मॉस्कोवियम का भी लिख लेते हैं। चलो ये अगर यहाँ पे 4f है तो यहाँ पे 5f14 आ जाएगा, यहाँ पे 6d कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 7s क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 7p3 हो जाएगा। तो अभी अगर हम लोग ऐड करें 86 + 14 100, 100 + 10 110, 112, 115 हो गया स्टूडेंट। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स भी और एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स भी याद ही रखना है। तो एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स अभी मैं जो ये जितने भी आपको लेक्चर्स ले रहा हूँ हर लेक्चर वाइज मेरे क्वेश्चन आंसर है बच्चों, एमसीक्यू क्वेश्चंस हर लेक्चर वाइज, यस यस पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद तो है ही है, पर लेक्चर वाइज भी एमसीक्यूज है जो मैं बुकलेट अभी बना ही रहा हूँ, उसके अंदर मैं लेक्चर वाइज जो आज के लेक्चर में सिखाया वही आपको होमवर्क में एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो साइड बाय साइड कैसा होता है पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज देने के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी जो चीजें होती है वो भी मिस हो जाती है। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज मैं हर लेक्चर वाइज भी एमसीक्यू शीट्स बनाऊं, तो उसमें क्या होगा हर लेक्चर में जो छोटी से छोटी चीज मैंने कवर की है वो भी मैं एमसीक्यू के फॉर्म में डालूंगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा बच्चों हमारे लिए, ठीक है। तो मैं वो आपको भी प्रोवाइड करूंगा, बट एक एक चीज हम लोग कवर कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 50। दूसरा, गिव द ऑकरेंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑकरेंस ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। उसके बाद में थर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15, और 1 मार्क का क्वेश्चन बनाना है तो
गिव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15। ये बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एंडलेस है बेटा। कौन सा वाला एलिमेंट जो है इसमें से रेडियो एक्टिव है, इसमें से फर्स्ट एलिमेंट या फिर बोलेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 15 सीरीज इज, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको इंडियन द फॉर्मूला ऑफ चिली सॉल्ट पेटर इज, द फॉर्मूला ऑफ इंडियन सॉल्ट पेटर इज, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद में क्लोरोपेटाइट हैज अ फॉर्मूला, ये हो गया। फ्लोरोपेटाइट हैज अ फॉर्मूला, ये हो गया। हाइड्रोक्सिल अपेटाइट हैज अ फॉर्मूला, ये हो गया। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम करके बनाया जा सकता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन में काउंट होगा। या फिर आपको अगर कोई एलिमेंट देगा एंटीमनी, एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 15 हैविंग एटॉमिक नंबर कितना 51 हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ए, ऐसे 3 ऑप्शन बना के या 4 ऑप्शन बना के बना के दे देंगे आपको, उसमें से टिक करना है बच्चों। तो इसके लिए आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। मैं वापस बोलूंगा, मैं भले ये ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों, बट मैं ये फील करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, और अगर ये ऑफलाइन लेक्चर होता तो मैं स्टूडेंट्स को क्या मैसेज कन्वे करता, उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप अगर ये चीजें टाइम पे रिवाइज नहीं करोगे, आप यहाँ पे भले मैं अभी आपको वीडियो पॉज करके बोलता हूँ फोटो ले लो, आप फोटो लेके आप उस फोटोज को अपने गैलरी भरते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ आप ये चीजें लिखे, ठीक है। क्यों? जब आप लिखोगे तब आपको चीजें याद होगी। अभी ये काम किसी और से मत करवाना, आपको ही करना है। टाइम निकाल के, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के लिखो, लेकिन ये जब तक आप लिखोगे नहीं, आपको उतने अच्छे से याद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे खुद के भी ये नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है। मैं खुद भी बहुत सारे रेफरेंस बुक्स को यूज करके नोट्स पहले बनाता हूँ, पेपर्स देखता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस को साथ में रखता हूँ, कितना सिलेबस अपना होना चाहिए, उसमें मैं प्लस 10% एक्स्ट्रा ही ऐड करता हूँ। बिकॉज माई पॉलिसी इज वेरी क्लियर, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट, दैट्स इट, खत्म। तो आपको ये चीजें लिखनी है, अच्छे से मेंटेन करनी है। So this is the introduction part. Now we are going to start with the physical properties of group number 15 elements. आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। Okay students, so let's start with the physical properties of group number 15 elements. Now, if we talk about physical properties, the first property we are going to discuss is metallic and non-metallic character. Metallic and non-metallic character. Now if we talk about metallic and non-metallic character of group number 15, ये बात क्यों आ जाती है बच्चों? ये हमने देखा होगा, आपने डी ब्लॉक में तो कभी बात नहीं की, या फिर इवन एस ब्लॉक में भी हमने बात नहीं की, तो ये सिर्फ यहाँ पे क्यों डिस्कस किया जा रहा है? बिकॉज इसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड सब भी होते हैं, राइट? इस वजह से यहाँ पे ये बात होती है। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस की, सो दे आर डिस्टिंक्टली व्हाट? नॉन मेटल्स। ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। फर्स्ट 2 मेंबर्स, पहले बताओ मेंबर्स कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। मॉस्को भी हम अभी से डिस्कस नहीं करेंगे, बस वो इतना इंफॉर्मेशन याद रखना है कि उसका नाम क्या है, उसके बाद में वो रेडियो एक्टिव है कि नहीं, बस इतना ही। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, और बस उसके अलावा इसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको याद नहीं रखनी, ठीक है। तो फर्स्ट 2 मेंबर्स नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, टिपिकली नॉन मेटल्स। अगर हम लोग बात करें आर्सेनिक की और एंटीमनी की, दे आर व्हाट? मेटलॉइड्स। दे आर आल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। इनको आप मेटलॉइड्स बोल सकते हो। बहुत सारे बुक्स में दिया है कि Sb इज अ मेटल बिकॉज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच होती है? बिस्मथ के साथ मैच होती है। बट बिस्मथ जो है वो डिस्टिंक्टली मेटल है। सो इससे क्या सीखने को मिला है हमको? डाउन द ग्रुप जा रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, जो कि एक जनरल ट्रेंड है, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा भी है। सो वी कैन से डाउन द ग्रुप the metallic character increases, ठीक है, metallic character increases। ना स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैंने ग्रुप वाइज अगर 13 ग्रुप को छोड़ दे तो 14 और 15 में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने एक ही में कवर किए, बिकॉज मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक इंट्रोडक्शन अच्छे से देना था, वो ग्रुप नंबर 13 में दे दिया। बट अभी हम लोग हर टाइम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे,
हम लोग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक ही वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वापस इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग खाली इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं। वो क्या था, NH2 NP3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, नेचर एंड एलोट्रॉपी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है MCQ क्वेश्चंस के लिए। नेचर एंड एलोट्रॉपी, अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो हमेशा डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डायटोमिक गैस N2, और ये बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होता है क्योंकि इसमें N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो हम लोग डाई नाइट्रोजन में भी देखेंगे। ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो इसके लिए बहुत बार देखा होगा इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग N2 गैस को भी यूज़ करते हैं, जैसे हमने नाइलॉन 6 में भी पढ़ा था, 6 में देखा रहेगा, मैंने एरो के ऊपर लिखा था N2 गैस, इनर्ट एटमॉस्फेयर, राइट ना। अगर हम लोग बात करें ये डायटोमिक है, यहाँ पे एक तो क्या है सिग्मा बॉन्ड है और दो क्या है पाई बॉन्ड्स है, और वो जो पाई बॉन्ड बने हैं वो दोनों सेम एटम्स है, सो इट इज गोइंग टू बी 2p पाई 2p पाई। इन सब के बारे में मैं और वापस डिस्कस करूंगा जब मैं डाई नाइट्रोजन सिखाऊंगा। सो इट इज अ गैस। अगर हम लोग बात करें फास्फोरस की, आर्सेनिक की, बिस्मथ की, तो ये सब बेटा सॉलिड्स है, क्या है, सॉलिड्स, ठीक है ना, ये सब के सब सॉलिड है। उसमें से ये जो तीन है, कौन कौन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये जो तीन है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन टेट्रा एटॉमिक फॉर्म होते हैं। टेट्रा एटॉमिक फॉर्म मतलब जैसे P4 का फॉर्म है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बिस्मथ जो है वो तो प्योरली क्या बच्चों, मेटल है, एंड वो सॉलिड स्टेट में, इन सॉलिड स्टेट इट ऑलवेज एग्जिस्ट एज Bi2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये P4 है, AS4 है, Sb4 है, ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दो स्टूडेंट्स टेट्रा एटॉमिक है, अगर इनके शेप के बारे में बात करें सो इट विल बी टेट्राहेड्रल शेप। ओके, अगर मैं बात करूं एलोट्रॉपी की तो एक्सेप्ट बिस्मथ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक्सेप्ट बिस्मथ all other elements shows allotropy, shows क्या, allotropy, सब एलिमेंट्स बच्चों allotropy शो करते हैं, करेक्ट ना। एलिमेंट किसको, बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब में allotropy होता है। अगर मैं बात करूं सिर्फ फर्स्ट दो एलिमेंट्स का ही आपको याद रखना है, मैं बाद में डिटेल में एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर तो लगभग 25 to 30 मिनट्स का एक सेशन होगा, वो हम लोग आगे जब कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस स्टार्ट करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। नाइट्रोजन बच्चों दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो होता है वो क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एंड बीटा जो होता है वो होता है हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस के तीन एलोट्रॉप्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना। ये तीन एलोट्रॉप्स फास्फोरस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल्यूमिनेसेंस क्या होता है वो भी सब डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। तो आई होप नेचर एंड एलोट्रॉपी के बारे में समझ में आया। एक बार वापस से अगर ब्रीफ में बताऊं तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जो है कोई भी डायटोमिक में खाली हो तो बिस्मथ जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ये जो है वो डायटोमिक गैस है, ये सब के सब सॉलिड है, और ये तीनों स्पेशली टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्पेशली ये दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, टेट्राहेड्रल शेप होता है। बिस्मथ को छोड़ के बाकी सब में एलोट्रॉपी होता है, इवन आर्सेनिक में भी होता है, एंटीमनी में भी होता है, बट हम लोग इनका डिटेल में डिस्कशन नहीं करते हैं, हम लोग नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फर्स्ट टू एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, क्या, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। थर्ड इज नेचर एंड एलोट्रॉपी के बारे में बात होगी। चलो अभी हम लोग अगर बात करें फोर्थ पॉइंट, एटॉमिक साइज के बारे में, तो एटॉमिक साइज जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, द ट्रेंड जो है वो नॉर्मली है, डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। सो नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी एंड बिस्मथ,
नो डाउट बच्चों, यहाँ पे जो चेंज आना चाहिए, वेरिएशन कम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो वेरिएशन इज लेस ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है ना. तो मैंने आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डे 1 पे सिखा दिया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सिखाया था. जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या डायरेक्टली किसी ने अगर 15 ग्रुप से स्टार्ट किया है तो उनको एक बार बोलो, ग्रुप नंबर 13 में मैंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, डे 1 पे फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था. बिकॉज ये वर्ड्स बार बार आने वाले हैं, इसके लिए मैंने पहले ही सिखा दिया. ठीक है बच्चों, ये एटॉमिक साइज है. कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो बात करने के मतलब इनके ऊपर बात करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा. ठीक है. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाला, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. तो इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डेफिनेटली वो ज़्यादा ही होगी. करेक्ट नाउ. क्योंकि नॉन मेटल्स भी हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजेस, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप. तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन होनी भी चाहिए. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव थर्ड नंबर पे आता है फोन कॉल्स में. फिर नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी एंड बिस्मथ हो गया मुझे. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशली एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली मैं बोलूंगा एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. ध्यान से सुनो. जनरली बच्चों जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जनरली आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो इफ एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए. वेरी गुड. तो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 16 में से ज्यादा किसका होना चाहिए? टेक योर टाइम, आराम से, घाई मत करो. बोलो किसका ज्यादा होना चाहिए, बोलो. नहीं पता, सोचो. ऑब्वियसली ग्रुप नंबर 16 का ज्यादा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बराबर है. बट दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. ऐसा क्यों सर? उसका रीजन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सुनो बच्चों, डिटेल में समझाता हूँ इसका रीजन क्या है, मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 शुड बी लेस देन ग्रुप नंबर 16, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, बट एक्चुअल में ये ऐसा होता है. तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. ग्रुप नंबर 15 का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज NH2 NP3 होता है. श्योर. ठीक है. अगर मैं ग्रुप नंबर 16 की बात करूं, चलो ओरली बताओ. 6 है ना पीछे, 6 है तो NH2 तो कंफर्म रहेगा. P कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. NH2 NP कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. सो आप बताओ क्या ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है? सो अगर ये हाफ फिल्ड है तो दिस इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? Definitely it is going to be more stable, whereas it is half filled or not, so this is going to be less stable than what, group 15. so definitely बच्चों किसका इलेक्ट्रॉन निकालना comparatively difficult है? definitely ग्रुप नंबर 15 का, और ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉन निकालना comparatively easy है. बट कौन सा वाला? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन. तो अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 की, करेक्ट, ग्रुप नंबर 15 का जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो ग्रुप नंबर 16 के फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या है? ज्यादा है. सुनो अभी अच्छे से. अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा बताओ? NH2 हो जाएगा, NP2 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा NH2 NP3 हो जाएगा. तो अभी इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? सेकंड वाला, मतलब ग्रुप नंबर 16. तो अगर मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊं तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज क्या? लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 16. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दी है बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया मैंने. आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर शायद से 2 लेक्चर लिए खाली, तो हर एक चीज मैंने वहां पे अच्छे से कवर की है.
ये तो अभी कैसे अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके लिए मैं साथ में बता रहा हूँ, वरना अगर मैं बात करूँ सच में तो हम लोग इनऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मानते हैं। आपका पहला चैप्टर कौन सा? एक तो पीरियोडिक टेबल, दूसरा आता है आपका नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें हम लोग पूरा पी ब्लॉक एक्चुअल में देखने जाए तो 60 to 70% तो पी ब्लॉक सिखाई देते हैं। अभी जहां पे मैं यहाँ पे आपका पूरा ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस सिखाऊंगा, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस ऑलरेडी एनओसीबी में मैंने सिखाया है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की बात करें, ऑलरेडी एनओसीबी में सिखाया है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑलरेडी कवर्ड है। ऑक्साइड्स के बाद ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑलरेडी कवर्ड है। तो लगभग 4 लेक्चर जो इस चैप्टर के हैं, जो 4 लेक्चर में जनरली अभी ऑक्साइड्स के ऊपर एक लेक्चर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर एक लेक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर एक लेक्चर, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर एक लेक्चर, तो 4 लेक्चर तो ऐसे हो गए। तो वो 4 लेक्चर ऑलरेडी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में कवर करवाते हो, बट यहाँ पे फिर भी हम लोग वापस कवर करेंगे सो दैट हमारा रिवीजन हो जाए बच्चों, ठीक है। तो कोई भी लेवल का हम लोग 1% भी ढील नहीं देंगे। कोई भी चीज बार बार पढ़ने से रिवाइज होने वाली है। आप भी बच्चों एक बात याद रखना, एक ही बार पढ़ने से अगर हर एक चीज क्लियर हो जाती तो हम लोग एक ही बार पढ़ने से, हमको एक ही बार सिखाने से हम लोग को आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए थे, बट ऐसा आता नहीं है। इसका मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग है बेटा, तो हमारे पास फ्रीडम है, हम लोग चीजें भूल सकते हैं, हमको टाइम टाइम पे रिवीजन करना होता है। सो ये वाला पॉइंट आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देंगे कि अगर यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया। ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो ऑक्सीजन हो गया। तो बोर्ड वाले क्वेश्चन में ऐसा आएगा, the first ionization enthalpy of nitrogen is greater than the first ionization enthalpy of oxygen, whereas the second ionization enthalpy of nitrogen is less than the second ionization enthalpy of oxygen, explain। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सॉल्व उसमें लिखना पड़ेगा, यही सब वर्ड्स में लिखना है। एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी बात क्या होती है, उनको लिखना कुछ नहीं बस, ठीक है, या तो क्लिक करना है या फिर सर्कल करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आई थिंक अभी आपको क्लियर होंगे, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पीरियोडिक टेबल और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड देखने के बाद ही पी ब्लॉक करें। अगर पीरियोडिक टेबल और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो डेफिनेटली पी ब्लॉक के अंदर मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 60% चीजें तो आपको लगेगी सर वापस रिवाइज ही करा रहे हैं, और मतलब चीजें समझेगी भी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आयनाइजेशन, एंथैल्पी। अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेंसिटी के बारे में। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। So students, the next property is electronegativity. सबको पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, करेक्ट। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम ट्रेंड देखने को मिलता है। डाउन द ग्रुप द EN वैल्यू डिक्रीजेस, राइट। EN वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फॉस्फोरस सेकेंड नंबर पे आएगा, फिर आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है बच्चों। तो एक्चुअल में देखने जाए तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.9, नो नीड टू रिमेंबर, 1.9 दोनों का ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इसमें कोई ज्यादा ट्रेंड नहीं, और अगर आप उसका रीजन पूछोगे तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आप रीजन बोल सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इफ यू टॉक अबाउट डेंसिटी, जनरली डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे भी इंक्रीज ही होता है। सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, so down the group the density increases, down the group the density increases। so nitrogen से ज्यादा density phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, इनकी डेंसिटी क्या है, बेसिकली ज्यादा होती है, ठीक है। चलो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो है बच्चों मैक्सिमम कोवैलेंसी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम कोवैलेंसी। अगर हम लोग बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंट्रेंस स्टूडेंट्स स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी, कितने कोवैलेंट बॉन्ड कोई भी एलिमेंट इस ग्रुप का बनाएगा, ठीक है। तो वो दो टाइप की है। अगर मैं बात करूं केस 1, ठीक है, केस 1 नाइट्रोजन की बात करें, सो इसके पास में
कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता। क्यों नहीं है वेकेंट डी ऑर्बिटल? मैं बोलते जाता हूँ वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो सेकेंड पीरियड में तो बेटा डी ऑर्बिटल 2d करके ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, परमिसिबल ही नहीं है। सो नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, देयरफॉर इसका जो मैक्सिमम कोवैलेंस होगा, मैक्सिमम कोवैलेंस जो होगा वो होगा बेटा 4। मतलब ये 4 मैक्स टू मैक्स 4 ही बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि सर नाइट्रिक एसिड जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके मन में डाउट आना ही चाहिए। भले मैं आपको ये ऑनलाइन लेक्चर सिखा रहा हूँ, बट बच्चों मेरे सामने आप फिजिकली बैठे तो नहीं हो, पर फिर भी मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप सामने हो एंड मैं सिखा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप क्या क्या मन में डाउट आ सकते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में सिखाता हूँ तो मुझे पता है जनरली ऐसे स्टूडेंट्स मन में डाउट आते हैं। और जनरली मैंने मेरे लिए देखा है कि बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप डाउट पूछने का मौका ही नहीं देते हो। मैंने बोला एक बार क्यों बोला ऐसा? तो बोलते सर आप खुद ही डाउट्स बता देते हो, हमारे जो मन में डाउट रहते हो बता देते हो। तो ये एक बोलते ना एक फील हमको आ जाता है कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्या क्या डाउट होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो सोचते होंगे कि नाइट्रोजन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो +5 है। नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो कितना है? +5 है। तो +5 है तो इसका मैक्सिमम कोवैलेंस 4 कैसे हो गया? 5 +5 मतलब 5 बॉन्ड बनाना है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट्स का नंबर ऑफ बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। रिमेंबर दिस, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। अगर मैं नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये है रियल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए बच्चों। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आप बनाते हो तो आपको प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कहाँ नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाए? नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। तो फिर तो नाइट्रोजन मैक्सिमम जो कोवैलेंट बॉन्ड है, भले वो सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, मैक्सिमम जो है वो कितना बना सकता है? सिर्फ 4 ही बना सकता है। तो सर यहाँ पे 5 कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ दिस पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन जो है वो -2 गिना जाएगा, तो ये +2 गिना जाएगा। मैंने आपको रेडॉक्स में सिखाया, ये भी -2 और ये +2, तो +4 हो गया। और यहाँ से इस ऑक्सीजन से -1 और इधर से भी -1। देखो ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से, ये हाइड्रोजन +1 है, ये ऑक्सीजन -1 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इसको पैरोक्साइड मत बोलना, सुनो 2 मिनट ध्यान से। ये भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको -1, इसको क्या आएगा? +1। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ? -2 ही हुआ ना। तो अभी भी ये ऑक्साइड ही है। नहीं तो बोल रहे हैं सर अरे पैरोक्साइड कहाँ से? पैरोक्साइड का मतलब तो वो सिंगल बॉन्ड होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे -2 है, 2 बॉन्ड है, करेक्ट। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो डेफिनेटली बच्चों इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में मैंने आपको सिखाया था रूल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जा रहा है ना, तो लेस से अगर मोर की तरफ जा रहा है तो +2 एंड -2 का चार्ज ही देंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है ना। तो बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही बॉन्ड का 2 क्यों गिना जाता है? बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो। तो +2 +2 +4 एंड +1 +5, तो ये आ रहा ना। बट बॉन्ड्स का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं। ऐसे तो अगर मैं बात करूं तो MnO4 माइनस है, तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे बॉन्ड्स का और ऑक्सीडेशन स्टेट्स का लेना देना हो सकता है अगर चार्जेस और नंबर ऑफ बॉन्ड्स मैच करे तो बट ये हमेशा सच नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हमेशा सच नहीं है। इस वजह से आप इसके ऊपर कभी भी ज्यादा ऐसा मत बोलना कि सर ये हमेशा एक गोल्डन रूल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ये केस 1, नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम अपना कोवैलेंट जो है वो 4 है, उससे आगे नहीं जा सकता, भले ऑक्सीडेशन नंबर 5 भले ही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं केस 2 की, केस 2 की, बराबर। केस 2 में बच्चों अदर एलिमेंट जो है, अदर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, ठीक है, अदर एलिमेंट्स दे हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल है, सो देयरफॉर दे कैन एक्सपांड देयर कोवैलेंस। और इनके केस में जो मैक्सिमम कोवैलेंस होगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी वो होगा बेटा 6, वो 6 होगा, 4 नहीं। इनके अंदर मैक्सिमम जो कोवैलेंस है वो हो जाएगा 6। इज इट क्लियर? तो 4 तो है ही है, 4 तो वो बना ही सकता है, बट इसके अंदर 6 भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन का ये एनामलेस बिहेवियर हो गया। तो जब भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एनामलेस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन सिखाऊंगा तो ये भी एक पॉइंट है, नाइट्रोजन कैन शो अ मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4, यही सब एनामलेस बिहेवियर में आने वाला है, व्हेयरएज दिस कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंस ऑफ 6 also, ठीक है। So this is your completion of which properties? Physical properties. Now let us start with chemical properties.
chemical properties. Now if we talk about chemical properties, the first thing according to NCERT we are going to talk about oxidation state, and oxidation state basically physical में भी काउंट कर सकते हैं, बट हम लोग साथ में रिएक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं. सो ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. ट्रेंड्स इन रिएक्टिविटी. इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो डिस्कस करते हैं. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP3 है. करेक्ट ना. NH3 NH2 NP3 है. तो अगर हम लोग बात करें तो ये आपका S सबशेल, इसमें एक ही ऑर्बिटल है, और P सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, PX PY एंड PZ सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है. करेक्ट ना. तो स्टूडेंट्स ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सबसे पहली बात तो. क्यों? क्योंकि इनका, अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो 285 है, तो इनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. तो इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या हो सकता है? -3, या फिर अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +3 भी हो सकता है. अगर आपके पास में इस एलिमेंट के पास जो नाइट्रोजन को छोड़ के, अगर नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी किसी एलिमेंट के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जंप करवा सकते हो आगे. अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जंप करेगा, ऐसे एक d ऑर्बिटल बना लो, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. तो बच्चों बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 4 5, तो ये +5 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन, इनको आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी बोल सकते हो. -3 +3 एंड +5. अभी इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा. तो ऑर्डर देखिएगा किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं बिस्मथ, अगर बात करें तो नीचे आ रहा है एकदम नीचे, और अगर एकदम नीचे तो डेफिनेटली वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आएगा. तो बिस्मथ रेयरली शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ डैश रीजन. अगर एग्जाम में पूछ लेता है एमसीक्यू, अभी यही एमसीक्यू में ऑप्शन है, बिस्मथ डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑप्शन ए इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑप्शन बी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे. सो यहाँ पे मैं रीजन क्या लिखूंगा? बिकॉज ऑफ डैश इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ क्या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा. तो जनरली किसमें शो करेगा? +3 है, ऐसे टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. ठीक है ना. वो बच्चों हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, -3 से लगा के +5 तक सब. -3 से -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5. बहुत हद हो गई है. तो नाइट्रोजन जो है बेटा, हम लोग अगर फर्स्ट वाले एलिमेंट के बारे में और सेकंड वाले के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले, तो ये हमारा ड्यूटी है बच्चों की, उनके सब इंफॉर्मेशन हमारे पास हो. तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, नाइट्रोजन जो है वो +5 से लगा के -3 तक सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है नाइट्रोजन. ठीक है ना. अगर आप उसको एग्जांपल्स के तौर पे देखना चाहो, एग्जांपल्स के तौर पे कि नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या है, तो मैं आपको बच्चों एक एक एग्जांपल दूंगा. मैं जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ, प्लीज मेक श्योर दैट, मैं तो साथ में आपको आंसर भी बताऊंगा, मेक श्योर दैट आप सब एलिमेंट्स के अंदर, उन सब कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो. चलो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा काम दे रहा हूँ. जब तक मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप लोग उस एलिमेंट में हर एक कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे. ठीक है. चलो ट्राई करो सब लोग. N2H2 N2H4 NH3 N2O NO N2O3 N2O4 N2O5. ठीक है. वीडियो पॉज कर लीजिए और इनमें सब में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. ट्राई करिए. किया तो देखो
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चेक करो आंसर्स अपने अपने, राइट। N2 की बात करें, सॉल्व किया है कि नहीं किया, किया ना, तो सॉल्व करने के बाद अभी चेक करते हैं। चलो जिन्होंने नहीं किया वापस से सॉल्व कर लो, फिर ही आंसर चेक करना, ठीक है। चलो मुख दर्शक बन के मत बैठना। बोलो N2 का बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं N2H2 की बात करूं, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको x मेथड से सॉल्व करो। x मेथड से क्या होगा, 2n का 2x हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 इंटू प्लस 1, इट इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -1। तो 0 वाला एक एग्जांपल दे दिया, ये वाला भी दे दिया मैंने एग्जांपल। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे H4 है ना, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सो ये वाला नाइट्रोजन -2 वाला भी हो गया। उसके बाद में अमोनिया में तो सबको पता है नाइट्रोजन इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं बात करूं N2O की, तो N2O में नाइट्रोजन x मेथड से सॉल्व करो, ऑक्सीजन को क्या लोगे, -2 लोगे, तो +1 हो जाएगा। NO की बात करो तो +2 हो जाएगा, N2O3 की बात करो तो +3 हो जाएगा, N2O4 की बात करो तो +4 हो जाएगा, N2O5 की बात करो तो +5 हो जाएगा। तो मैंने तो हर एक का एक एक एग्जांपल दे ही दिया ना बच्चों। तो अगर हर एक का एक एक एग्जांपल आ गया, मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। और ये स्पेशली ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस सिखाने वाला हूँ, इसका भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस सिखाने वाला हूँ। और उसके बाद में ये सब ऑक्साइड जो है, इन सब के स्ट्रक्चर्स, मैग्नेटिक नेचर, प्रिपरेशन, ये भी सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैंने सिर्फ नाइट्रोजन के बारे में बताया, और एक नाइट्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि नाइट्रोजन के जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है ना, इनके अलावा जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे ये वाला, ये वाला है, ये वाला है, तो ये हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट होता है इन एसिडिक मीडियम, जो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा विद एग्जांपल। तो ये एसिडिक मीडियम में हमेशा डिसप्रोपोर्शनेट होता है। सेम फास्फोरस के केस में भी बहुत सारे एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार फोटो लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो -3 से लगा के +5 तक हर नंबर भी शो कर रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, मैं नोट फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स +1 to +4 tends to disproportionate इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन होगा एसिडिक मीडियम में। डिसप्रपोर्शनेशन मैंने आपको भी पहले भी बता दिया। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड इज HNO3। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो ये क्या हुआ बेटा, इंटरमीडिएट वाले स्टेट में आ गया, ठीक है ना। तो ये जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये कंपाउंड जो होगा वो डिसप्रोपोर्शनेट होगा। क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट, एंड इट विल फॉर्म HNO3, जिसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्लस NO जिसमें नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो +3 से ऊपर भी गया, +3 से नीचे भी गया, तो इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन ओनली, बट इसको एक स्पेशल नाम दिया है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और अगर हम लोग बात करें तो साथ में हो जाएगा वाटर प्रोड्यूस। तो देखो जरा रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड ही होगा मेरे हिसाब से, 3 नाइट्रोजन तो इधर 2 डाल देंगे, करेक्ट। तो अगर हम लोग देखें तो 3 हाइड्रोजन है, करेक्ट। नाइट्रोजन 3 ऑलरेडी मैंने बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन 6 है, तो 3 2 5 और 1 6। सो ये क्या हो गया, डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। सो डू रिमेंबर द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ नाइट्रोजन, लाइक +1 से लगा के +4 तक, वो अगर है तो हमेशा याद रखना दे विल डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम। और स्टूडेंट मैं आपको पहले बोल देता हूँ, अभी हम लोग आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो वहां पे हमको एक बोलते हैं ना रिएक्शन में हिंट मिलना चाहिए। इनऑर्गेनिक में जनरली क्या बोला जाता है, रट्टा मारना है, ठीक है ना, रट्टा मारना रिएक्शन का। तो वो रट्टा कब मारना पड़ेगा, जब आपको ऐसी चीजें पता नहीं होगी। अगर आपको यही नहीं पता है कि डिसप्रोपोर्शनेट क्यों हो रहा है, एसिडिक मीडियम में क्यों हो रहा है, तो वो फिर क्या करोगे, आप सिंपली लर्न ही करोगे, राइट। इन दैट केस क्या करना है आपको, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये इस कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, इस कंडीशन में ये रिएक्शन होनी चाहिए। तभी मैं आपको बोल रहा ना, इसको बार बार क्या करना है, आपको रिवाइज करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस
also shows +1 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। वो भी बच्चों +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैं आपको 2-3 कंपाउंड देता हूँ, उसमें आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो बच्चों। मेरे पास कंपाउंड्स है H3PO2, H3PO4, H3PO3, H3PO4, H4P2O6। इन सब कंपाउंड्स में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। फास्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेट करो, ठीक है ना। अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या आया होगा, +1 आया होगा, यहाँ पे +3 आया होगा, यहाँ पे +5 आया होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 12 में से हो गया 8, तो दिस इज गोइंग टू बी +4 आया होगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, +4 भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेम्बर जो फास्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं इंटरमीडिएट स्टेट्स, ठीक है, इन केस ऑफ नोट याद रखना वापस, इन केस ऑफ फास्फोरस all the intermediate states or oxidation states tends to disproportionate in both acidic and alkaline medium। एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम में वो लोग डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, राइट, रिमेंबर दिस ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, याद रखनी है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में नेक्स्ट वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंट्रेंस स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, मैं इसका जो रेटिंग दूंगा बहुत ज्यादा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसके ऊपर हमारा ये वाला पार्ट भी कम पड़ेगा, इसके ऊपर और डिस्कशन नेक्स्ट बोर्ड तक कंटिन्यू करेंगे, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप लोग जब नोट्स में लिखो उसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं इसको मेरे खुद के इसके नोट्स बहुत ही अच्छे मैंने मेंटेन करके एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट्स, सबसे पहला पॉइंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन, और जो हाइड्राइड होगा वो MH3 फॉर्म का होगा। कैसे, ये देखो, M इज एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 15। अभी मैं हर एक एलिमेंट तो नहीं लिखूंगा, तो एक एलिमेंट लिख दिया मैंने M। अगर मैं इसका रिएक्शन करूं डाइहाइड्रोजन के साथ, इट विल फॉर्म MH3 फॉर्म का कंपाउंड बनेगा, राइट। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, द रिएक्शन इज बैलेंस। तो अगर ये का ये नाइट्रोजन होता तो इसको आप क्या बोलते हैं, आप सबको पता है अमोनिया बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अमोनिया। अगर ये फास्फोरस रहता तो इसका तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और यूजेस में सिखाने वाला हूं, इवन अमोनिया का भी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज यूजेस सिखाने वाला हूं। ये दो कंपाउंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपको पता होगा हमने एज अ लिगैंड के तौर पे यूज किया किसको, अमोनिया को। मैं बहुत चीजें डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों, एक एक चीज आपको ध्यान से सुनिए बच्चों, ठीक है। इसका नाम है फॉस्फाइन, इसका नाम है फॉस्फाइन। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आता है, आर्सेनिक, नहीं पसंद ऐसे सब बिस्किट ना, इसका नाम है आर्साइन। जनरली हमारे लिए तो सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है, बट मैं सबके नाम भी बता रहा हूँ, स्टीबाइन, बिस्मथाइन, तो अमोनिया, फॉस्फाइन, आर्साइन, स्टीबाइन एंड बिस्मथाइन, ये सिर्फ आपको कंपाउंड्स के नाम याद रखने हैं, ठीक है। स्पेशली हमारे लिए जो फर्स्ट 2 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, इसका एक एक पॉइंट जो है, मैं जो ABCD लिखने वाला हूँ, एक एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, तो ध्यान देना। अगर मैं बात करूं इन सब कंपाउंड्स की, तो जो अमोनिया है उनका पंजेंट स्मेल आता है, पंजेंट स्मेल। अगर हम लोग बात करें, अगर कोई पंजेंट स्मेल आ रहा है एकदम, तो आप बेटा कैसा, आपको सफोकेशन होगा, क्या होगा, सफोकेशन होगा। इस वजह से बच्चों ये सब जो है पॉइजनस गैसेस है। अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 15 की, तो इनको निक्टोजेंस भी बोलते हैं, पी साइलेंट, निक्टोजेंस, इट्स अ ग्रीक वर्ड। निको का मतलब होता है सफोकेशन एंड जेंस मतलब प्रोड्यूसिंग, तो इनके लिए बेटा इनको क्या बोलते हैं, निक्टोजेंस, सफोकेशन होगा बच्चों, सफोकेशन। तो इस वजह से बेटा इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज निक्टोजेंस। अभी ये पॉइंट सेम मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बता सकता था, बट वहां पे कनेक्ट नहीं होता था, इस वजह से मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें ये सब गैसेस की बेटा, तो ये सब पॉइजनस गैसेस है। सो अगर हम लोग बात करें पॉइजनस नेचर की, तो इसमें से सबसे ज्यादा पॉइजनस नेचर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जाएगा, डाउन द ग्रुप जो है पॉइजनस नेचर बढ़ते जाएगा। सो अमोनिया से ज्यादा पॉइजनस जो है वो PH3 है, से भी ज्यादा आर्साइन है, से भी ज्यादा स्टिबाइन है, और लास्ट में आता है बिस्मुथाइन। ये इनका पॉइजनस नेचर है। ये मैं बहुत सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स में। अगेन अगेन आई एम सेइंग यही एमसीक्यू क्वेश्चंस है। द पॉइजनस नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज, बस खत्म, इसी ऑर्डर में दे देंगे, एक दो कुछ आगे करेंगे, बस वही है, बस खत्म। इनऑर्गेनिक मतलब सिंपल है, जो इंफॉर्मेशन है वही एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या है, ठीक है ना। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये पॉइंट को अलग से सिखाया जाता है, बट मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। ये जो भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, इनके पहले मेरा खुद का प्रिपरेशन भी बहुत है, मैं एक एक चीज पहले खुद फील करता हूँ कि इसको इस ऑर्डर में ही सिखाना है, तभी आपको चीजें अच्छे से याद होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो अमोनिया का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दूसरों में भी सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। pH3 की बात करें, ASH3 की बात करें, उसके बाद में SbH3 की बात करें, BiH3 की बात करें, इन सब में कोई हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन। और ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, कहाँ पे याद है, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। नो हाइब्रिडाइजेशन, व्हाई, बिकॉज ऑफ इट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ व्हिच रूल, ड्रैगोज रूल। अभी ड्रैगोज रूल क्या है, मैंने आपको ग्रुप सॉरी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में डिटेल में समझाया है कि अगर सेंट्रल एटम थर्ड, लिख देता हूँ वापस से, सेंट्रल एटम थर्ड या हायर पीरियड से है, थर्ड और हायर पीरियड से है, ठीक है ना, थर्ड या हायर पीरियड से है, और अराउंड सराउंडिंग एटम, एस ए का मतलब सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर 2.5 से कम है, इट इज लेस देन व्हाट, 2.5। सो ऐसे कंपाउंड्स में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, इनके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स में कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। तो ये हम लोग ऑलरेडी नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट पोजेस हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लोग सॉल्व करने के टाइम ऐसे वाले, इसमें तो सब में sp3 है ना। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़ते होंगे उनको लगता होगा अरे यार यहाँ पे तो sp3 होना चाहिए था सब में, बट नहीं होता है। क्यों, बिकॉज इट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ड्रैगोज रूल, और ड्रैगोज ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया। मैंने NOCB में इसके अंदर बहुत डिटेल में समझाया है, आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। बट फिर भी यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे वापस बता देता हूँ। ड्रैगोज रूल ने क्या बोला था कि अगर सेंट्रल एटम, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, फास्फोरस, कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से है, थर्ड और हायर पीरियड। एंड सराउंडिंग एटम मतलब कौन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, यस 2.5 से कम है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो ऐसे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। अगर ये का ये कंपाउंड आप कंपेयर करो PCl3 के साथ, तो PCl3 में तो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, वेल नोन कंपाउंड है, बट इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, तो ये बोर्ड्स वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन क्यों हो गया। बोर्ड्स में तो जनरली ऐसे आने के चांसेस बहुत ही कम है। क्यों, क्योंकि ड्रैगोन रूल हमारे बोर्ड सिलेबस में तो नहीं है, एंट्रेंस में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें याद रखना बच्चों कि यहाँ पे जो लोन पेयर है और यहाँ पे भी जो लोन पेयर है, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस स्टूडेंट स्पेशली। यहाँ पे जो लोन पेयर है, यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, इन अमोनिया, अमोनिया में जो लोन पेयर है, लोन पेयर, करेक्ट, लोन पेयर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है,
करेक्ट ना, तभी तो sp3 हुआ ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है लोन पेयर। तो इसका मतलब इसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर कितना है, 25% होगा। कितना परसेंट होगा, 25%। 25% क्यों, sp3 है तो 4 ऑर्बिटल है, एक s का, p के कितने 3, तो 4 लोगों में 100 रुपीज डिवाइड करो तो हर एक को कितना मिलेगा, 25 मिलेगा ना। जबकि अगर मैं बात करूं pH3 की बात करें तो इसका जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में है। कौन से ऑर्बिटल में, प्योर s ऑर्बिटल में। और अगर प्योर s ऑर्बिटल में तो परसेंटेज s कैरेक्टर कितना होगा, 100% होगा, 100% होगा। मोर इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर, लेस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी स्टूडेंट्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो याद रखना pH3 के अंदर जो लोन पेयर उसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, और इसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। तो नाइट्रोजन में जो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है, जबकि pH3 का जो लोन पेयर है वो फास्फोरस इजीली डोनेट नहीं कर सकता। तो यहीं पे मैं एक नोट लिखूंगा, therefore NH3 or we can say pH3 is less basic, it is less basic than what, NH3। this is very very important boards as well as entrance question, very very important students। बोला जाता है कि pH3 जो है वो लेस बेसिक क्यों है अमोनिया से, जनरली ज्यादा बेसिक होना चाहिए। अभी जब भी मैं स्टूडेंट था तो अभी मेरे को भी एक फील आता था स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताता हूँ कि अगर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन है, ऐसे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो मैं ये सोचता था, दिस इज व्हाट आई फील, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं ये सोचता था कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ा है और नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपना लोन पेयर क्यों छोड़ेगा, राइट। जबकि अगर मैं बात करूं pH3 में तो फास्फोरस तो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपना लोन पेयर अच्छे से होल्ड नहीं करेगा, तो वो अपना लोन पेयर इजीली देना चाहिए था। तो ऐसे लॉजिक मैं एज अ स्टूडेंट लगाया करता था, बट वो स्टूडेंट लॉजिक ही गलत था, बिकॉज यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता ही नहीं है pH3 में, यहाँ पे हाइब्रिडेशन होता है और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो sp3 में अभी, ठीक है ना, प्योर s ऑर्बिटल में नहीं है। तो याद रखना यहाँ पे ज्यादा बेसिक कौन है, डेफिनेटली इट इज pH3 एंड नॉट NH3। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को ये आपको ओन वर्ड्स में लिखना भी है, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स को डेफिनेटली आपको पता चल गया कि अभी राम सर जो पॉइंट नंबर सी लिखेंगे वो बेसिक नेचर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को मैं वापस बोल देता हूँ स्टूडेंट्स, एक पूरा बोर्ड तो अभी सिर्फ अभी तक इसी के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन होगा, अभी भी बहुत सारी चीजें अभी तक मैं और बताने वाला हूँ, ये सब नोट्स में आपको अच्छे से लिखना है। आप लोग इसका फोटो लो फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। So students, so next property we are going to consider for hydrates of group number 15 is basic nature। अभी जस्ट हमने देखा कि NH3 को छोड़ के किसी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, तो बाकी सबका जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में। तो अगर s ऑर्बिटल में तो वो प्योर 100% s कैरेक्टर हो गया, तो अगर 100% s कैरेक्टर है तो उनका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत ही कम हो जाएगा। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर जो है वो कुछ इस टाइप का होगा, NH3 greater than pH3, this is very important board question also and entrance में तो पूछा ही जाता है। उसके बाद में ASH3, SBH3 and BiH3। अगर हम लोग बात करें इन तीन कंपाउंड्स के बारे में तो बच्चों ये तीनों तो मैं बोलूँगा न्यूट्रल ही है, इनके अंदर तो कौन सा नेचर है, न्यूट्रल नेचर ही है बच्चों, बेसिक नेचर की तो बात ही मत करो। हाँ डेफिनेटली अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है, pH3 उससे कम बेसिक है, pH3 के अंदर बेसिक जो स्ट्रेंथ रहेगा बहुत ही कम हो जाता है। रीजन पता चल गया होगा शायद से, बिकॉज इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन में sp3 ऑर्बिटल में लोन पेयर है और pH3 में प्योर s ऑर्बिटल में लोन पेयर है। तो याद रखना जितना परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ेगा उसका इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक नेचर। नेक्स्ट आता है MH बॉन्ड लेंथ। If we talk about MH बॉन्ड लेंथ मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, आर्सेनिक और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड लेंथ। तो डेफिनेटली बच्चों डाउन द ग्रुप हो रहा है तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो नाइट्रोजन छोटा है, फास्फोरस थोड़ा बड़ा है, आर्सेनिक और बड़ा है, तो इसका जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ डेफिनेटली उसका लेंथ तो बढ़ते जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होना चाहिए बताओ, अमोनिया का बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन में, NH3 में NH का बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे छोटा, फिर pH3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, ASH3 में AS और H का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए, Sp
और यही ऑर्डर फॉलो होना चाहिए वहां पे बिस्मथ की बात करें तो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अगर हम लोग बात करें तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होना चाहिए। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है बच्चों, इनवर्स है। तो अगर मैं बात करूं एमएच बॉन्ड एनर्जी की बात करें, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका ऑर्डर बात करें, तो बच्चों ये वाला जो बॉन्ड है वो छोटा बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। जबकि अगर मैं बात करूं इस बॉन्ड को, तो तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी। क्यों? जितना बॉन्ड छोटा होगा, ये बॉन्ड, ये देखो ये चौक बड़ा है तो इसको तोड़ना आसान है, जबकि अगर मेरे पास समझो छोटा चौक है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर हमारे पास एक लकड़ी है उसको तोड़ोगे बड़े तो इजीली टुकड़े हो जाएंगे, फिर और उसको छोटा करते करते जाओ तो बेटा जैसे वो छोटा टुकड़ा हो जाएगा उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप बताओ बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से NH3 का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर NH3 का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है तो BiH3 का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होना चाहिए। AsH3 SbH3 एंड BiH3। तो ये सब बच्चों, यही सब MCQ क्वेश्चन है बच्चों। ये अगर आपको अच्छे से आते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि यही सब MCQ में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया MH बॉन्ड एनर्जी के बारे में। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। देखो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सोच समझ के बना है, जनरली बुक्स में दिया जाता है किसी भी ऑर्डर में, बट इसके ऊपर पूरा हम लोग समझते हैं पहले चीजों को किस तरीके से आपके ब्रेन में इसको इजीली उतारना है, याद भी रखने का, ऑर्डर परफेक्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब सामने वाले को हाइड्रोजन देना है। सुनो ध्यान से, सामने वाले को क्या देना है, आपको हाइड्रोजन देना है। तो सामने वाले को हाइड्रोजन कब मिलेगा, जब वो हाइड्रोजन का बॉन्ड उसका वीक होगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की, तो ये बॉन्ड तो बहुत छोटा है, बॉन्ड बहुत ही छोटा है और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये तो इजीली हाइड्रोजन देगा ही नहीं। अगर ये इजीली हाइड्रोजन नहीं देगा तो बिस्मथ की बात करें तो ये बॉन्ड बहुत ही बड़ा है, तो ये वाला बॉन्ड इजीली टूट सकता है। अगर ये इजीली टूटेगा तो ये हाइड्रोजन इजीली दे सकता है, और अगर वो हाइड्रोजन इजीली दे सकता है तो मतलब सामने वाले को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो सामने वाले का क्या कर रहा है उसके हिसाब से नाम होता है, रिड्यूस कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसकी होगी, BiH3 की, और NH3 की सबसे कम हो जाएगी। NH3 तो बेटा वैसे में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम ही नहीं करेगा, बट सबसे कम प्रॉपर्टी अगर हम लोग ऑर्डर वाइज देखेंगे तो, ठीक है ना, SbH3 हो जाएगा और यहाँ पे BiH3 हो जाएगा। इतना तो सबको समझा ना। ये वाले टाइप के क्वेश्चन जो है वो हमको पता चल गए। तो बेसिक नेचर हमने डिस्कस कर लिया, MH बॉन्ड लेंथ डिस्कस कर दिया, MH बॉन्ड एनर्जी डिस्कस कर दिया, हमने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लिया। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करें बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जनरली स्टूडेंट्स क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो मास बढ़ते जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो NH3 PH3 ASH3 SbH3 एंड BiH3 बराबर। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है मास के हिसाब से, सबसे ज्यादा मास किसका है बच्चों, जनरली मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा इसका ही होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, राइट। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, वी कैन से दिस इज एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है, करेक्ट। बट यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, और इसका जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है वो है ऐसा, ये अमोनिया इधर आ जाता है, PH3 ASH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे SbH3 और यहाँ पे BiH3, दिस इज ऑब्जर्व्ड, दिस इज ऑब्जर्व्ड। तो अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर इसका रीजन क्या है, फिर इसका कारण क्या है, ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों इसका रीजन ये है कि अमोनिया जो है वो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों अमोनिया में, बराबर है। बाकी किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नो डाउट इट इज अ सेकेंडरी बॉन्ड, बट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से बेटा उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे सर इन सब में से किसी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर आप NH3 को इधर डाल दो ना, नहीं डाल सकता, बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास प्रीडोमिनेट कर लेता है फिर।
तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ही ज्यादा है। सो डेफिनेटली बच्चों अगर बहुत ज्यादा है तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से थोड़ा वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से याद रखना इन दोनों से कम होता है, बट इन दोनों से तो डेफिनेटली इससे थर्ड की तरफ जंप मार गया। तो अगर हम लोग बात करें तो अमोनिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कैसे, देख लो NH3 में बच्चों नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेफिनेटली इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। ऐसे बहुत सारे अगर अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए, तो यहाँ पे डेल क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी बताओ किसके अंदर ज्यादा, इसके अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी, और इसी को कौन सा बॉन्ड बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का कारण यही है। तो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स ध्यान दे, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान दे, मॉलिक्यूलर मास पीएच3 का ज्यादा है कि NH3 का ज्यादा है, बोलो। मॉलिक्यूलर मास NH3 का ज्यादा नहीं है, पीएच3 का ज्यादा है, बराबर है। तो फिर पीएच3 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, बट पीएच3 का बॉइलिंग पॉइंट फिर भी कम होता है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीएच3 हैज लो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड टू NH3, गिव रीजन, ऐसा क्यों, ऐसा कारण क्या है। तो इसका बेटा मैं अभी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं कि NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। NH3 के अंदर कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या पीएच3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नहीं होती है। सो नो H बॉन्ड। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो बच्चों डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस वजह से बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, किसका, पीएच3 का। एक्चुअल में देखने जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, जो ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, बट दिस इज ऑब्जर्व्ड। इसमें सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया। क्यों आ गया, इसका रीजन मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे, बिकॉज ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, मैं इसमें से एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकता। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं आगे सिखाता हूँ। सो द नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा, हम लोग ने रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पढ़ा, बेसिक नेचर पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब पढ़ा। अभी लास्ट एक और इसमें पॉइंट है, अभी भी देखो खत्म नहीं हुआ, एक एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, थर्मल स्टेबिलिटी। मैं वापस बोलूंगा, ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स को मेरा रेटिंग बहुत ज्यादा रहेगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डेफिनेटली बच्चों ज्यादा किसमें होगी, NH3 में होगी, बिकॉज वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और NH बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। सो NH3 greater than PH3, one second, एक सेकेंड। ओके स्टूडेंट, सॉरी, लेट्स स्टार्ट। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी में ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, NH3 का हो जाएगा, फिर PH3, फिर ASH3, SPH3, और सबसे कम जो होगा वो BiH3 का, बिकॉज इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो तो सबको पता ही है। तो दिस इज योर थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। तो हाइड्राइड्स जो है ग्रुप नंबर 15 का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक एक चीज कवर कर दी है, आपको एक एक चीज बता दी है, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये वाला जो पार्ट है हम लोग आगे ऑक्साइड्स में डिटेल में कवर करेंगे, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है ना, ध्यान देना। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 forms two types of oxides, that is one is E2O3 and E2O5, या फिर M2O3 and M2O5, ठीक है ना, चलेगा। E is the element of group number 15। now अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें, any element of group number 15 when reacts with oxygen it forms two types of oxides, either E2O3, या फिर अगर अपने sufficient amount of oxygen दिया है तो वो E2O5 बना देगा, करेक्ट। नाउ अगर हम लोग इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, करेक्ट। सो स्टूडेंट्स दो टाइप हो जाएंगे, एक हो जाएगा E2O3 और एक हो जाएगा E2O5 की बात करें, ठीक है ना। चलो अगर हम लोग बात करें बिस्मथ के केस में, तो
E2O5 पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन की बात करें, सिर्फ नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जो है वो बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड बनाता है, जैसे N2O बनाता है, NO बनाता है, ये दोनों न्यूट्रल है। उसके बाद में N2O3, उसके बाद में N2O4 एंड N2O5, बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस के अंदर भी ऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है P4O10 और एक है P4O6। जनरली जो ये वाला है, इट्स अ डाइमर ऑफ P2O5, ठीक है, एंड दिस इज अ डाइमर ऑफ P2O3। क्या है? P2O3। तो स्टूडेंट्स हम लोग इनके बारे में, ये सब ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, इन सब का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी करेंगे और इनका स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। सेम इन द केस ऑफ इनका स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं एनओसीबी में, ये पूरा एनओसीबी मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ, ये एक पूरा लेक्चर है, ये भी एक पूरा लेक्चर है, सिर्फ ये 5 स्ट्रक्चर और इनके 2 स्ट्रक्चर, एक एक लेक्चर है दोनों, तो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर हम लोग बात करें इनके ऑक्साइड्स के बारे में, तो N2O3 जो है, N2O3 के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो P4O6 भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे P2O3 लिख रहा हूँ। उसके बाद में AS2O3, उसके बाद में SB2O3 और यहाँ पे Bi2O3 है, बराबर। तो जो इनका ऑक्साइड्स है, इनका बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो बेसिक नेचर, सॉरी, इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन दी ग्रुप, करेक्ट। तो अगर हम लोग बात करें, ये दोनों जो है वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, दिस टू आर एसिडिक ऑक्साइड्स, ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड है। उसके बाद में आर्सेनिक और ये एम्फोडरिक ऑक्साइड्स है। कौन से ऑक्साइड्स है? एम्फोडरिक ऑक्साइड है, और ये आपका बेसिक ऑक्साइड्स है। ये तो सिंपली मेटल ही है, तो बेसिक ऑक्साइड ही होगा। तो ये इनका बेसिक नेचर क्या हो रहा है, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, और एसिडिक नेचर डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। तो मैं वापस बोल रहा हूँ बच्चों, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले ही हैं। इनके तो मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर सब बताऊंगा। सेम इन द केस ऑफ इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा टाइम क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज हम जैसे हाइड्रेट्स के केस में दिया वैसे इसमें क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज इन सबको अलग से हम लोग एक लेक्चर ही डिस्कस करेंगे, इसका भी एक लेक्चर, इसका भी एक लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी विथ हैलोजेंस। अगर हम लोग बात करें हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी की, तो वो रिएक्टिविटी क्या होता है देख लेते हैं। रिएक्टिविटी विथ हैलोजन, जनरली elements of group 15 forms two types of halides, दो टाइप के हलाइड्स बनाते हैं, टू टाइप्स ऑफ हलाइड्स। और वो दो हलाइड जो होते हैं वो होते हैं, एक तो EX3 जिसको आप ट्राई हलाइड बोलोगे, ठीक है, और EX5 जिसको आप बोलोगे पेंटा हलाइड। जैसे PCl3, PCl5 आपने सुना ही होगा, हमने बहुत बार यूज किया है, दे आर क्लोरीनेटिंग एजेंट्स के बारे में। तो मैं वापस बोलूंगा, रिएक्टिविटी हैलोजन के ऊपर एक लेक्चर मैं लेने वाला हूँ आगे, जब हम लोग फास्फोरस के हैलाइड्स की बात करेंगे, PCl3, PCl5 के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, इनका रिएक्शन क्या होगा, E+H2 gives EX3, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, एंड E+H2 gives EX5, ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। तो ये हो गया ट्राई हैलाइड और ये हो गया पेंटा हैलाइड ना। अगर हम लोग बात करें नाइट्रोजन के केस में, इन केस ऑफ नाइट्रोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, नाइट्रोजन के केस में बच्चों याद रखना, पेंटा हैलाइड्स नहीं बनेगा। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। क्यों नहीं बनाते हैं पेंटा हैलाइड, बिकॉज पेंटा हैलाइड मतलब इसको 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, पेंटा हैलाइड मतलब 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंस कितना होता है, आज के लेक्चर में बताया था 4 ही होता है। सो कैन नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू, रीजन क्या है, यही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड्स में, ये ऐसे ही लिखना है वर्ड्स में, और एंट्रेंस में तो ये ऑप्शन में रहेगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल,
वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इस वजह से बच्चों नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड कभी नहीं बना सकते। जैसे PCl5 होता है, NCl5 कभी नहीं होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बिस्मथ जो है, बिस्मथ आल्सो डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, वो भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? उसका रीजन है बच्चों वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। दोनों का रीजन अलग अलग है और यही एमसीक्यू में पूछा जाता है। अभी इसके ऊपर और थोड़ा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है ना। हम लोग नाइट्रोजन के हैलाइड्स को यहीं पे कवर करेंगे, ठीक है, और फास्फोरस के हैलाइड्स को आगे लेक्चर पूरा एक लूंगा, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं खत्म करता हूँ जल्दी से। So students, if we talk about next point about nitrogen halides, जैसे बोरॉन का मैंने बोला पेंटा हैलाइड होता नहीं है, याद रखना, बिकॉज बोरॉन के अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल की बात नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट है। वैसे बोरॉन के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज, BiF3 जो होता है, इट इज आयोनिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज आयोनिक इन नेचर, बिकॉज ये डिस्टिंक्टली मेटल है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, आयोनिक होगा। जनरली ट्राइहैलाइड्स जो होते हैं they are covalent in nature, generally trihalides except boron, trihalides are covalent in nature, they are covalent in nature। covalent nature के होते हैं, उसका रीजन ये बता, ठीक है। they are covalent in nature, नॉन मेटल के हलाइड्स है। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के हलाइड्स के बारे में, नाइट्रोजन हलाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। नाइट्रोजन हलाइड्स में अगर हम लोग बात करें तो NF3 है, NCl3 है, NBr3 है और Ni3 है, करेक्ट। उसमें से सिर्फ NF3 ही स्टेबल है, इट इज स्टेबल, ठीक है ना, ये स्टेबल होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें NCl3 से लगा के Ni3 तक, दे आर अनस्टेबल, they are unstable। and NCl3 के बारे में एक important चीज बता दूं, it is explosive, ठीक है। अगर हम लोग बात करें NBr3 और Ni3, इनके अनस्टेबिलिटी का रीजन क्या है? तो रीजन है बच्चों, सबसे पहला रीजन ड्यू टू लेस पोलरिटी ऑफ NX बॉन्ड, NX बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है, ठीक है। दूसरा बच्चों साइज डिफरेंस इन दोनों में क्या है, बहुत ही ज्यादा है, ड्यू टू लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन N and X, बिटवीन N and X, X और N के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये होता है। अगर मैं बात करूं NF3 की, NF3 जो है बच्चों, इट इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है। क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता है? क्योंकि ना तो डी नाइट्रोजन के पास, ना ही फ्लोरीन के पास, किसी के पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है। तो रीजन क्या अगर पूछ ले तो मैं एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ रीजन के साथ, नाइदर नाइट्रोजन नॉर फ्लोरीन हैज क्या, वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास दोनों में से किसी के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं NCl3 की बात करूँ, NCl3 is hydrolyzed, अभी आप बोलोगे सर इसका हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकता है, नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बट क्लोरीन के पास तो है, तो इसका जो हाइड्रोलिसिस है वो देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका रिएक्शन वाटर के साथ होता है, जब वाटर के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस किसके थ्रू हो रहा है, क्लोरीन के थ्रू हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वजह से नहीं हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले HOCl एलिमिनेट हो जाएगा, और जब यहाँ से HOCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है, तो ये वाला जो H है वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl2, और यही प्रोसेस और दो बार होगा, एक वाटर ऐड किया NaCl2 हो गया, और दो बार वाटर ऐड करेंगे तो -2 टाइम्स क्या HOCl हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तब ये बनेगा बच्चों क्या, NH3 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NH3। बट सोल्यूशन में बच्चों क्या है, वाटर एंड अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर, सो इट विल फॉर्म NH4OH। तो अगर NH4OH ऑप्शन में नहीं है
तो आप लोग NH3 भी टिक कर सकते हो। और साथ में याद रखना इसमें क्या बनता है, HCl फॉर्म नहीं होता है, HOCl फॉर्म होता है। याद रखना क्या फॉर्म होता है, HOCl फॉर्म होता है। तो NCl3 जो है वो हाइड्रोलाइज्ड है, हाइड्रोलाइज होता है। और NCl3 वापस लिखूंगा यहाँ पे, इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, इट इज एक्सप्लोसिव एंड हाईली अनस्टेबल है बच्चों। एक्सप्लोसिव है तो डेफिनेटली रिएक्ट कर ही रहा है, तो इट इज अनस्टेबल। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले, NH, NBr3 एंड Ni3, ये भी क्या है बेटा, आर अनस्टेबल, दे आर ऑल्सो अनस्टेबल एंड दे एग्जिस्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, एग्जिस्ट एज अमोनिएट्स एज NH3Br3 या फिर NBr3 6 अमोनिया, या फिर सिंपल अमोनिया से लिख देते हैं, 6 अमोनिया होता है एग्जैक्टली इसमें, एंड Ni3.6 अमोनिया इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, इनको हम लोग बोलते हैं अमोनिएट्स। और ये जो अमोनिएट्स है दे आर ऑल्सो अनस्टेबल, दे आर ऑल्सो अनस्टेबल एंड दे आर स्टेबल ओनली इन मॉइस्ट कंडीशन। ये मॉइस्ट कंडीशन में ही क्या है, स्टेबल है। बट अगर ड्राई स्टेट में बच्चों बात करें, ड्राई स्टेट में तो ये क्या है, अनस्टेबल है एंड दे एक्सप्लोड। क्या होंगे बच्चों, एक्सप्लोड होंगे। अगर आप इनको स्ट्रक करोगे तो ऐसे अगर मारोगे भी, स्ट्रक करोगे तो अभी भी वो एक्सप्लोड होंगे। एक्सप्लोड व्हेन स्ट्रक, जब आप इनको स्ट्रक करोगे, ठीक है ना, समझो मारा इसको, तो दे विल एक्सप्लोड। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, Ni3 NH3 कि अगर मैं 8 मोल्स लेता हूँ तो ये मुझे अमोनिया देगा, नाइट्रोजन देगा, सॉरी, अमोनियम आयोडाइड मिलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा बच्चों। तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 3 20, कितना है 24 आयोडीन है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, कितना होगा 18 प्लस ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पे 5 बन जाएगा। तो डेफिनेटली बच्चों अभी आप बताओ इस कंपाउंड में कितने आयोडीन है, कितने हैं यहाँ पे, गिनो बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन आयोडीन कितने हो गए, 18 हो गए, 18 है ना, 18 और 1 19 है, बट यहाँ पे 24 है, तो कितने कम पड़ रहे हैं, नाइट्रोजन कितने हैं 8 2 16 है, तो यहाँ पे 10 हो गया, तो यहाँ पे कितने आएंगे 6 आएंगे, गिनो अभी जरा कितने हैं 24 है यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे 6 प्लस 18 24 हो गया, यहाँ पे 6 टाइम्स NH4 आए, हाइड्रोजन गिनो 8 3 24 6 4 24, ये रिएक्शन बैलेंस हो गए। तो कभी कभी आपको ऐसा याद रखना है, इसको पूछा भी जा सकता है कि व्हेन अमोनियम अमोनिएटेड क्या Ni3 व्हेन इट इज स्ट्रक इट गिव्स व्हाट एंड व्हाट, तो इसमें क्या क्या मिलता है, N2 मिलता है, NH4 मिल रहा है एंड आयोडीन भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है बच्चों। इसके बारे में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया, एक एक चीज आपको याद रखनी है, क्यों किसी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, किसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, ये सब चीजें आपको एकदम अच्छे से समझनी थी। तो मैंने एक एक चीज यहाँ पे डिटेल में समझा दी कि सिर्फ NF3 को छोड़ दे तो बाकी जो है वो कोई भी स्टेबल नहीं है, और सबका क्या क्या केस है मैंने आपको सब डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना पूरा कवर होता है स्टूडेंट्स, इसमें एक एक चीज मैंने बता दी है। ठीक है, अगर हमको एक और पॉइंट, लास्ट पॉइंट अगर पूछ ले, ठीक है, कि अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें आयोडाइड्स के, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें हलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो सबसे बात तो NF3 NCl3 NBr3 डेफिनेटली दीज आर अनस्टेबल, बट फिर भी अगर हम लोग बात करें बच्चों तो इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किस में होगी, डेफिनेटली Ni3 के अंदर होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा नाइट्रोजन का खींच लेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो ये है वो मोस्ट बेसिक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ हलाइड्स कंप्लीट किया, रिएक्शन विद हलाइड्स कंप्लीट कर दिया, एक एक चीज मैंने बता दी। नाउ स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 2, बस फर्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, बट मैंने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों एक ही लेक्चर में कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी और द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें हम लोग कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहले N2 पढ़ेंगे,
फिर अमोनिया के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में छोटे छोटे वीडियोस बना के हाफ एन आवर 40 मिनट्स की वीडियो बना के मैं सिर्फ आपको अमोनिया बताऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग NH3 पढ़ेंगे, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड देन लास्ट में ऑक्सी एसिड्स ऑफ हम लोग पढ़ेंगे क्या, नाइट्रोजन। तो ये 4 लेक्चर्स में हमारे 4 से 5 लेक्चर्स में हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कौन सा, नाइट्रोजन फैमिली का नाइट्रोजन पार्ट। देन 4 to 5 लेक्चर्स फॉर फॉस्फोरस ऑल्सो। तो मैं पहले बोल चुका हूँ ये लेक्चर, ये चैप्टर का जो 15 ग्रुप है वो थोड़ा सा बड़ा है, बट मैं एक एक चीज डिटेल में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये सब हो गया। अभी इसके ऊपर ही जो मैं क्वेश्चंस दूंगा बच्चों, एक एक मैंने आपको क्या बोला था, एक एक लेक्चर के हिसाब से मैंने एमसीक्यूज प्लान कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली आप फटाफट टिक कर पाओगे बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे PCl5 का भी PCl3 का भी हाइड्रोलिसिस सिखा सकता था, बट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं सिखाया, बिकॉज PCl5 को हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, नाइट्रोजन के हैलाइड्स को मैं वापस नहीं बताने वाला हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा कवर कर दिया, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 6 अमोनिया भी लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, सब राइट ही है, ठीक है। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज फर्स्ट कंपाउंड विल स्टार्ट विद, और वी कैन से सिंपल डाई नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वी विल मीट इन द सेकंड लेक्चर, थैंक यू।